हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातुएं होती है? ठीक है, तो गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु होती है पता होना चाहिए। गन मेटल में क्या होता है? तांबा मतलब Cu प्लस Sn प्लस इसमें क्या होता है? Zn। क्या होता है? Zn। ठीक है, तो Cu Sn और Zn मिला देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? गन मेटल। तो ऑप्शन देखिए, तांबा हुआ, Sn और Zn। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपको बता दे Cu और Sn मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। ठीक है, आपको बता दे Cu प्लस Zn मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं पीतल, ब्रास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। देखिए, दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग, इसका मतलब क्या हुआ? दूषित रक्त मतलब कि रक्त को शुद्ध करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है आपका? फेफड़ा है, बी में है आमाशय, सी में है यकृत और डी में आपका हृदय है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में यदि आपको किडनी रहता, ऑप्शन में क्या रहता? किडनी, तो यह भी इसका आंसर होता। लेकिन मान लेते हैं ऑप्शन में दोनों है, तो इसके लिए आपको करना होगा, देखिए इसका इस सवाल का आंसर होगा फेफड़ा, क्योंकि इसमें किडनी आंसर नहीं है। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि रक्त को शुद्ध करें तो फेफड़ा की बात करता है। फेफड़ा हमारे रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन को मिलाता है। फेफड़ा हमारे रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन को मिलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को Hb ऑक्सीजन को मिलाता है। ठीक है, ये फेफड़ा का काम हुआ, तो इसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, जब किडनी क्या करता है? हमारे ब्लड को छानता है। ठीक है, तो किडनी क्या करता है? ब्लड को छानता है। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम बुझाए तो आप क्या करेंगे? एक होता है प्यूरिफिकेशन, एक होता है अल्ट्राफिकेशन। ठीक है, अल्ट्रा वाला जब बात आएगा तो उसमें आप किडनी की बात करेंगे, ओनली प्यूरिफिकेशन की बात आएगा तो आप फेफड़ा की बात करेंगे। आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ फेफड़ा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस पशु का गर्भाधान काल सबसे लंबा होता है? निम्नलिखित में से किस पशु का गर्भाधान सबसे लंबा होता है? ठीक है, तो इसमें देखिए एशियाई हाथी है, गोरिल्ला है, जिराफ है और शेर है। तो ऐसे आपको याद करने से नहीं होगा। एशियाई हाथी का जो गर्भकाल होता है, यह जो आपका होता है, यह होता है 610 दिन का। कितना होता है? 610 दिन का। ठीक है, जबकि गोरिल्ला का आपका होता है 250 से 270। गोरिल्ला कितना होता है? 250 से 270 के दिन का। ठीक है, जिराफ का होता है 450 से लेके 465। जिराफ का 450 से लेके 465 दिन होता है। शेर का इसमें होता है, शेर का जो होता है वह होता है 100 से लेके 120 दिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा आपका क्या हुआ? एशियाई हाथी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हुआ आपका? एशियाई हाथी का। ऑप्शन क्या हो गया? ए। ठीक है, समझ गए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। दैनिक संतुलित भोजन में दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए? ठीक है, दैनिक संतुलित भोजन में
दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसको आपको करना पड़ेगा याद। ठीक है, देखिए दूध के लिए यानी प्रतिदिन किस व्यक्ति को दूध कितना चाहिए, कम से कम इसका दूध कितना चाहिए, कम से कम, ठीक है, 283 ग्राम कितना चाहिए, 283 ग्राम दूध चाहिए। ठीक है, यहीं पर देखिए आपको बता दें दाल की बात आएगा, क्या आएगा, दाल। तो दाल की बात आएगा तो दाल आपको कितना चाहिए, कम से कम 50 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे आपको दाल चाहिए। ठीक है, शुगर मतलब चीनी कितना चाहिए आपको, कम से कम चीनी आपको 40 ग्राम पर डे आपको चीनी चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 283 ग्राम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ब्रोमीन क्या है। ऑप्शन है जल में अम्लीय रंगहीन गैस, अत्यधिक ज्वलनशील गैस, एक काला ठोस, एक लाल द्रव। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल का आंसर हम जानेंगे, यह क्या है, एक लाल द्रव है। यह क्या है, एक लाल द्रव है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको बता दें, ठीक है, यह क्या है, ब्रोमीन जो है वह एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव के अवस्था में होता है। ठीक है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, यह क्या है, आपका ब्रोमीन है, आपका ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इनमें से किसके लिए कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंटरनेट बिना कंप्यूटर के इंटरनेट नहीं चल सकता, मगर मोबाइल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में तो कंप्यूटर लिखा, तो इंटरनेट में कंप्यूटर जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, एक्सप्रेस मेल सेवा, तीसरा क्या है, बुलेटिन बोर्ड, और चौथा क्या है, ईमेल सेवा। ठीक है, चौथा क्या है, ईमेल सेवा। देखिए ईमेल भी आप कंप्यूटर से ही करते हैं, बुलेटिन बोर्ड कंप्यूटर, एक्सप्रेस मेल सेवा यह जो आपका है, यह इसमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर से आपको कुछ सवाल बता दें, आपको बता दें कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होता है चार्ल्स बेबेज। क्या होता है, चार्ल्स बेबेज क्या होता है, कंप्यूटर का जनक को चार्ल्स बेबेज कहते हैं। 2 दिसंबर को क्या है, 2 दिसंबर को आपको कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, CPU देखिए क्या है, CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जैसे है फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, यह कंप्यूटर की क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। थैंक यू। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है इनमें से किसमें हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, इनमें से हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए हुक्के के तंबाकू में, सिगरेट के तंबाकू में, बीड़ी के देखिए तंबाकू है, सभी तंबाकू में निकोटीन होता है। इसमें बोलता है सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा निकोटीन इसमें से किसमें होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी इस सभी तंबाकू में निकोटीन होता है। तो आप पहले बात जान लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, एल्कलाइड पदार्थ, वह होगा निकोटीन। ठीक है, निकोटीन किस में पाया जाता है, तंबाकू में। ठीक है, जब बात आएगा आपको थीन क्या होगा,
सॉरी बात क्या आएगा, थीन, ठीक है। थीन का बात आएगा, थीन, तो थीन किस में पाया जाता है, थीन पाया जाता है आपका चाय में, थीन किस में पाया जाता है, चाय में, ठीक है। और ऐसे ही आप कैफीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कैफीन, ठीक है। तो कैफीन किस में पाया जाता है, तो कैफीन आपका पाया जाता है कॉफ़ी में, किस में पाया जाता है, कैफीन आपका किस में पाया जाता है, कॉफ़ी में, ठीक है। कैफीन किस में पाया जाता है, कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू की बात आया तो आपको एक बात और बता दें, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है, यह है आंध्र प्रदेश, कहाँ है, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलते हैं अगले पे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका है वह देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है, सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है, ठीक है। तो सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए यह पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, 4 × 10⁹ kg प्रति सेकेंड से क्या हो रहा है, सूर्य का द्रव्यमान कम हो रहा है, 4 × 10⁹ kg प्रति सेकेंड से कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन देते हैं। तो क्या है, सूर्य से निकलने वाली किरणें परावैंगनी और अवरक्त होती है, यह आपको पता है, ठीक है। अब क्या है, यह आपका सूर्य, यह आपका क्या है, अर्थ, ठीक है। यह आपका सन है, यह आपका अर्थ है। तो सन से लाइट यहाँ से आने में कितना समय लगता है, तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए, अगला सवाल आपका है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हम क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं, ठीक है। देखिए एक तरफ आपका जो दिया है अयस्क दिया है, दूसरी तरफ क्या है, धातु, ये सब दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना आपका सीसा का अयस्क है, गैलेना किसका है, सीसा का अयस्क है, ठीक है। तो गैलेना सीसा का अयस्क है आपका। तो देखिए B3 तो दूगो में है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है इमेलाइट, क्या है, इमेलाइट, निकेल, इमेलाइट किसका होता है, क्या है, गैलेना, इम्नेलाइट, तो इम्नेलाइट जो लिखा हुआ, इम्नेलाइट, उसके बाद क्या हुआ, एस्क्लेराइट, ठीक है। इम्नेलाइट, एस्क्लेराइट को जिंक ब्लेड कहते हैं, एस्क्लेराइट को क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड कहते हैं, ठीक है। एस्क्लेराइट को क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें से क्या है, ऑप्शन इसमें से क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। एक किसका है, 4, ए का क्या है, 4 है, ए का आपका क्या है, 4, ठीक है, ए का 4 है, बी का 3 है, ठीक है। और उसके बाद सी का 1 है, सी का 1, एस्क्लेराइट को क्या बोले, जिंक ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे बच गया क्या, डी क्या है, सी लाइट किसका है, टंगस्टन। तो ठीक है, आपको एक बात और बताएं, टंगस्टन का संकेत आप याद कर लिए W होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है यह लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको अलग से, जैसे आपको यूरेनियम का जो होता है यह होता है पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट, यूरेनियम का क्या होता है, पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यह क्या है, मुर्रा किसकी नस्ल है। तो यह सीधा सीधा याद करने वाला चीज़ है, मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। आपको एक बात और बता दें, मुर्रा को क्या कहा जाता है, दिल्ली भैंस, मुर्रा को क्या कहा जाता है, दिल्ली भैंस भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन आएगा
कि भैंस का अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान, यह आपका क्या है? हरियाणा के हिसार में। क्या है? हरियाणा के हिसार में। ठीक है, यहीं पर आपको बात आ जाए केंद्रीय डेयरी अनुसंधान, क्या आ जाएगा? डेयरी अनुसंधान, यह करनाल में है। कहाँ है? करनाल, यह भी हरियाणा में है। ठीक है, करनाल किस कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 36। वह देखिए 36 क्या है? ठोस कोण का मात्रक है। तो ठोस कोण का मात्रक, यह सीधा सीधा याद करने वाला चीज़ है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? अस्टेरेडियन। क्या होता है? ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। खाली यदि कोण बोल दे, सिर्फ कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। यहाँ पर कुछ और आपको बता दें, यदि आपको आ जाए ज्योति तीव्रता, क्या आ जाए? ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, CD। ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। यहीं पर आता है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक, यह क्या होता है? आपका होता है मोल। क्या होता है? मोल। ठीक है, समझ गए बात? चलिए आगे चलें। तो दोस्तों आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी तरह से और भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। ठीक है, सेकेंड लोलक का, तो आप समझिए लोलक क्या होता है? एक ऐसे करके क्या करते हैं, इसमें डोरी बांध देते हैं, इसको हिलाएंगे तो ऊपर नीचे ऐसे क्या करेगा? यह हिलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं लोलक। तो सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन पूरा करने, मतलब देखिए यहाँ शुरू किए, यहाँ गए और फिर वापस यहाँ आए, यहाँ आने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल सेकेंड लोलक का बोलता है, इसका आंसर कितना होता है? 2 सेकेंड। ठीक है, आवर्तकाल। ठीक है, ऐसा ही होता है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, √L/g, यह फॉर्मूला होता है, याद कीजिएगा 2π√L/g। यहाँ पर देखिए आपको एक बात बोलेगा किसी लोलक की लंबाई, ये हुआ लोलक की लंबाई। ठीक है, ये क्या हुआ? लोलक की। किसी लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल होगा 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये बोलेगा जी लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपको बता दें, यहाँ पर लोलक घड़ियाँ होती है। लोलक घड़ियाँ आपको पता है, इस जी का मान स्मॉल जी का मान ऊंचाई पर जाने पे और गहराई में जाने दोनों पर घटता है। तो ऐसे लोलक घड़ी को आप ऊंचाई पे ले जाए या गहराई में ले जाए तो वह घड़ी क्या हो जाएगा? वह घड़ी आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसलिए घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। ठीक है, लोलक घड़ी क्या होता है? सुस्त हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह देखिए, अगला क्वेश्चन है तारों की ऊर्जा का स्रोत है। तारों की ऊर्जा, तारों में जो ऊर्जा होता है वह क्या होता है? आपका होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है तो 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन। वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? 2 हाइड्रोजन जुटता है तो इसमें क्या बनता है? हीलियम का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऐसे ही जब आप जानेंगे परमाणु भट्ठी के बारे में, परमाणु बम के बारे में। ठीक है, तो परमाणु भट्ठी और परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि बड़ा नाभिक क्या होता है? छोटे नाभिक में टूटता है। यह परमाणु बम में होता है, परमाणु भट्ठी में होता है। यहीं पर आपको हाइड्रोजन बम बोल देगा तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है,
तब यहाँ पे आपको यह भी बता दें, ठीक है, जब परमाणु भट्ठी में हम लोग क्या करते हैं, परमाणु भट्ठी में नाभिकीय विखंडन करता है तो वहाँ पर न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से बमबारी करते थे। न्यूट्रॉन के नियंत्रण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बोरोन या कैडमियम की छड़ का उपयोग करते हैं, बोरोन या कैडमियम की छड़ के, ठीक है, नियंत्रक के लिए। लेकिन यहीं पे बोला मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में आप किसका यूज करते हैं, D2O, मतलब कि भारी जल का यूज करते हैं। D2O किसका, भारी जल का यूज करते हैं। ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं और बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ में क्रम में लगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए वोल्ट मीटर जब आपको करंट का चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको बताए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता क्या है, एक हमारे पास होता है गैल्वेनोमीटर जी, जिसको जी से सूचित करते हैं। यह गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर से हम क्या बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर भी बनाते हैं और ए मीटर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर और ए मीटर गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, मान लिया ऐसे है, इसमें क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तब ये जो पूरा कंडीशन बन जाता है, यह क्या बनता है, हमारा वोल्ट मीटर होता है। यही जब गैल्वेनोमीटर के क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसको शंट कहा जाता है, ठीक। यहाँ भी हमने जोड़ा था, ये क्या है, शंट, यहाँ जोड़ा है शंट। तब ये करते, ये होता है ए मीटर, ये हो गया क्या आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ऐसा यंत्र होता है जो बहुत कम मात्रा में जो विद्युत धारा की उपस्थिति उसको भी बता देता है, ठीक है। और वही जब वोल्ट मीटर बन गया तो वोल्ट मीटर क्या करता है, दो परिपथ के बीच क्या करता है, विभवांतर को मापने के लिए बताता है। वही जब ए मीटर हम बना लिए तो यह विद्युत धारा का मान नापने के लिए बताता है, ठीक है। इसको परिपथ में जोड़ते हैं। चलिए आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है, एक बार दिखाते हैं और चीज़। देखिए जैसे कि आप समझते हैं ये क्या हुआ, एक बैटरी हुआ, इसमें ऐसे करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसे करके जोड़ दिए, एक ये परिपथ हो गया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिए, यह आपका बन गया विद्युत परिपथ, ठीक है। अब इसमें लगाना है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे ऐसे जो जोड़ा होता है इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। यहीं पर हमको ए मीटर, सॉरी गलत हो गया, नहीं ये वोल्ट मीटर ऐसे नहीं, वोल्ट मीटर हम ऐसे लगाते हैं समांतर क्रम में। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, जबकि ए मीटर लगाते हैं आपका श्रेणी क्रम। ए मीटर किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो आपका क्या, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हम कहाँ पर लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। सवाल का आंसर क्या होगा, समांतर क्रम, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए हो गया, यहीं पे चलते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कैलिडोस्कोप का उपयोग होता है। कैलिडोस्कोप, देखिए कैलिडोस्कोप क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसे कुछ देखा जाता है। चटकीले रंग के प्रकाश में व्यतिकरण देखने हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कैलिडोस्कोप का उपयोग जो होता है बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझे बात। और देखिए इसमें से थोड़ा सा और भी कुछ आपके लिए बताते हैं। जैसे देखिए हमने क्या देखा, कैलिडोस्कोप, ऐसे ही आपके सामने क्या आएगा, माइक्रोस्कोप। क्या आएगा, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। इससे क्या देखते हैं, जिसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, बहुत जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इस सबको किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वैसे आपके सामने क्या आएगा, पेरिस्कोप। क्या आएगा, पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप जब आएगा तो पेरिस्कोप से क्या करते हैं, पेरिस्कोप क्या होता है, यह समुद्र के नीचे जब जहाज, देखिए मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, समुद्र के नीचे हम लोग ऐसा करके ऐसे करके लगाते हैं। देखिए ये यंत्र जो आपका हो गया, जो आप देख रहे हैं, ये यंत्र आपका होगा पेरिस्कोप। ये समुद्र के नीचे जहाज रहेगा और उसको बाहर की चीज़ देखना होगा तो इसी यंत्र के सहायता से देखना है। यानी पेरिस्कोप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, समुद्र के अंदर पानी में रहते हुए बाहर की चीज़ को आप देख सकते हैं। समझ गए बात। चलिए आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 41।
क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कुकुर बिटेसी कुल में कौन सा आते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो क्या होता है वनस्पति होता है, इसका अलग अलग क्या होता है कुल होता है, कुकुर बिटेसी कुल। तो देखिए कुकुर बिटेसी कुल में आपका क्या आता है, तरबूज आता है। कुकुर बिटेसी कुल में क्या आता है, तरबूज। ठीक है, तरबूज आता है, तरबूजा आता है, खरबूजा आता है, क्या आता है, खरबूजा, तरबूजा और खरबूजा। तो तरबूजा आता है, खरबूजा आता है, लौकी आता है, क्या आता है, लौकी। ठीक है, लौकी समझते हैं, लौकी आता है, और क्या आता है, परवल आता है, परवल। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, परवल भी आता है और करेला भी आता है। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, कुकुर बिटेसी में आता है। कुकुर बिटेसी में आपका क्या आता है, तरबूज, खरबूज, लौकी, परवल और करेला। इसमें ऑप्शन में क्या है, खरबूज। ऑप्शन में क्या है, खरबूजा आता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मालवेसी कुल, मालवेसी कुल में आता है कपास और भिंडी, क्या आता है, कपास और भिंडी। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग वनस्पति के नाम होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर, प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर। ठीक है, यह क्या है, VIC-20, VIC-20 आपका है प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर। ठीक है, प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या है, कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं, कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बोर्ड जो होता है उसमें कुल 8 संयोजक होते हैं। ठीक है, 8 संयोजक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वह है अगला, क्वेश्चन नंबर क्या है 44, तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय घटना, तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय घटना। तारा में जो अंतरिक्षीय घटना होता है वह कहता है ओजोन छिद्र, देखिए तारा के कारण नहीं होता, इंद्रधनुष तारा के कारण नहीं होता है। ठीक है, इंद्रधनुष तारा के कारण नहीं होता है। और बच गया क्या, धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, तारा क्या होता है, तारे जैसा कुछ प्रकार होता है। ठीक है, यह क्या होता है, धूमकेतु होता है, जैसे ग्रह नक्षत्र बोलते हैं वैसे ही धूमकेतु आपका होता है। ठीक है, तो और जब तारा की मृत्यु होने लगती है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वैसे ही कृष्ण छिद्र बनता है। ब्लैक होल की बात आपने सुना होगा, वही क्या होता है, कृष्ण छिद्र। क्या होता है आपका, कृष्ण छिद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसमें एक ऑप्शन है धूमकेतु। ठीक है, तो धूमकेतु, धूमकेतु क्या है, एक पुच्छल तारा। धूमकेतु क्या है, एक पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा। धूमकेतु कैसा है, यह आपका पुच्छल तारा है। ठीक है, धूमकेतु कैसा है, पुच्छल तारा। समझ गए, यह कब दिखता है, 76 वर्ष में दिखता है। कब दिखता है, 76 वर्ष में। ठीक है, यानी एक बार जब दिखेगा उसके बाद अगले बार कब दिखेगा, तो 76 वर्ष में दिखेगा। आपको एक टिक बताते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यह अभी से पहले कब दिखा था, तो 76 में 10 जोड़ी कितना होता है, 76 प्लस 10 कितना होता है, 86। तो आप बोलेंगे यह 86 में दिखा था, यानी 1986 में दिखा था। बोलेगा अब कब दिखाएगा, तो 86 में आप 76 जोड़ दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 262 मैंने 2062 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2062 आपका आंसर, यानी 2062 में फिर से दिखेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है माइक्रोफोन निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब होता है माइक, जिससे आप कुछ बोलते हैं। ठीक है, और लाउड स्पीकर में जाता है उसको बोलते हैं माइक। तो माइक में आप क्या करते हैं,
बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या हो आपका ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। आपके सामने एक आएगा डायनेमो। क्या आएगा, डायनेमो। क्या आएगा आपके सामने, क्या आएगा, डायनेमो। ठीक है, बोलते हैं उस पर सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही आपका क्या होता है, विद्युत मोटर। क्या होता है, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है, यह क्या होता है, विद्युत मोटर में क्या करते हैं, विद्युत देते हैं तो यांत्रिक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही आपका जो होता है वह होता है सेल। क्या होता है, सेल, जिसको हम बोलते हैं विद्युत सेल, जिसको हम लोग अपना ठेठी भाषा में बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत सेल करता है, उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा देते हैं तो वह किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही आपके सामने आएगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर में बिजली देते हैं तब बजता है। ठीक है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही एक क्वेश्चन आएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में तांबा नहीं है। ठीक है, किस मिश्र धातु में तांबा नहीं है। ठीक है, तो तांबा, निकेल, देखिए पीतल। पीतल अभी पीछे भी आपको बताए थे, पीतल किसका बनता है, पीतल बनता है Cu+Zn। किसका बनता है, Cu+Zn, यानी कि तांबा और जस्ता का बनता है। गन मेटल अभी आपको तुरंत बताए थे, गन मेटल क्या बनता है, Cu, उसके बाद Sn, किसका बनता है, Cu, Sn और Zn का बनता है। ठीक है, वैसे ही जर्मन सिल्वर जो आपका होता है वह होता है Cu+Zn, Cu+Zn। उसके बाद किसका बनता है, इसमें Ni होता है। इसमें क्या होता है, Ni। इसमें क्या होता है, Ni होता है। ठीक है, Ni मतलब निकेल। तो Cu, Zn और Ni, निकेल, ये मिलाते हैं, यह क्या बनता है आपका जर्मन सिल्वर। क्या बनता है आपका जर्मन सिल्वर। नाइक्रोम क्या बनता है, निकेल प्लस क्रोमियम का बनता है। नाइक्रोम किसका बनता है, निकेल प्लस क्रोमियम। ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम, तो निकेल Ni और प्लस Cr, इसका क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम, ये क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। यहाँ पर कुछ और भी देख लेंगे। ठीक है, आपके सामने आएगा सोल्डर। सोल्डर माने टाका। क्या होगा, टाका। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं कोई चीज़ को क्या करता है, जोड़ता है, टाका लगाता है। ठीक है, जैसे टीना उना टूट जाता है उसको जोड़ते हैं, तो उसको सोल्डर किसका बनाता है, Sn और Pb का। जैसे आप बिजली का कुछ जाते हैं, जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, टीवी रेडियो ये सब खराब होता है, उसमें जाते हैं सोल्डिंग जो करता है, आप बोलते हैं सोल्डिंग कर दो, इसका तार टूट गया, इसका जोड़ टूट गया, सोल्डिंग नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, Pb और Sn का बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होता है। ठीक है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है हमारे बॉडी में ग्रंथि होता है जिससे किसी न किसी प्रकार क्या निकलता है, रस निकलता है। तो इसमें दो प्रकार से बांटा होता है। एक ग्रंथि होता है जिसमें क्या होता है, जैसे ये पाइप लगा होता है, यानी कि इससे जो रस निकलेगा अपनी जगह पे जाने के इसमें पाइप होता है। एक प्रकार ग्रंथि हो जिसमें पाइप नहीं होता, यानी कि डक्टलेस होता है, एक तो डक्ट के साथ होता है। ठीक है, विथ डक्ट होता है, यानी एक में पाइप होगा एक में पाइप नहीं होगा। जिसमें पाइप होता है उससे रस निकलता है अपने, इसको बोलते हैं हम बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जिसमें पाइप नहीं होता है उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो
जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है इससे क्या निकलता है, आपका हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है इससे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, और जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है इसमें क्या होता है, रस निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको बता दें, आपका क्वेश्चन बोला अंतःस्रावी ग्रंथि, एक हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में अग्नाशय जिसको आप पेंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का ग्रंथि है। ठीक है, इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं और रस भी निकलते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, आपको एक पता होगा इंसुलिन, आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन कहाँ से निकलता है। इंसुलिन निकलता अग्नाशय से, अग्नाशय के, ठीक है, बीटा सेल से क्या निकलता है, आपका इंसुलिन निकलता है। ठीक है, अग्नाशय के बीटा सेल से आपका क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रंथि की जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका जो होता है वह होता है यकृत। क्या होता है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का जो ग्रंथि होता है वह आपका अग्नाशय होता है। क्या होता है, जो आपका ये है अग्नाशय दूसरे नंबर की ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन समझ गए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। ठीक है, तो देखिए कुछ ग्रंथि के नाम होते हैं जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इसको बोलते हैं। एक होता है अधिवृक्क एडिनल ग्रैंड। ठीक है, जनन ग्रंथि, यह भी ग्रंथि, यह सब अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिससे क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ है दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। इनसे क्या निकलते हैं, रस माने एंजाइम निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। समझ गए हैं, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग होता है। ठीक है, कैंसर रोग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कैंसर रोग आपका होता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल का आंसर क्या होता है, मोटर कार, कोई भी कार होता है उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, उससे कैंसर होता है। यह क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन उससे निकलता है। इसी कारण क्या होता है, आपको कैंसर होता है। ठीक है, आपको क्या होता है, कैंसर होता है। तो मोटर गाड़ी के निकास नली से जो धुआं निकलता है, शीशे के कण निकलता है, इससे क्या होता है, एंथ्रेक्स और एक्जिमा रोग होता है। ठीक है, चलिए हो गया, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यह होता है यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, अभी आप तुरंत देखे थे यकृत, यकृत में लीवर होता है। ठीक है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, विटामिन ए यहीं पर संचित होता है। ठीक है, विटामिन की बात आया है तो आपको बता दें, विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक। किसने दिया था, फंक दिए थे। विटामिन शब्द किसने दिए थे, फंक ने दिया था 1911 में। ठीक है, 1911। अमाशय तो आपका पेट होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन की बात है तो यहाँ पे कुछ और विटामिन बोलते हैं जैसे कि विटामिन बी और सी। यह क्या होता है, वाटर सोलुबल, यानी कि पानी में क्या होगा, पानी में बेचारा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, पानी में घुल जाएगा। और कुछ होता है बसा फैट सोलुबल, वह होता है ADE के, क्या होता है, एडेक। यह क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो आपको बोलते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी का क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। वैसे B1 B2 ऐसे करके होता है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, ऐसे ही B12 कोबाल्ट होता है। तो ऐसे इसका सीरीज होता है। ठीक है, ओके, चलिए समझ गए आप, आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका देखते हैं। बोलता है 6 एवं 8, क्या बोलता है, 6 एवं 8 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के समकोण पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए बल
आपको पता है बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए जब बात होता है इसको एक साथ, मतलब एक साथ काम कर रहा है तो जोड़ना होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के समकोण पर काटा, देखिए तो समकोण के लिए देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक वेक्टर हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, ठीक है। जब समकोण पर काटते हैं तो इसका परिणामी जो फोर्स होता है ये होता है, ठीक है। परिणामी जो फोर्स होता है ये होता है, समझ गए। तो देखिए आप इस चीज़ को आप याद कीजिए, आपको बता दें जो समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है सेम वही कंडीशन होता है, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला आपसे पूछा दे तो परिणामी जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए मान लेते हैं ऐसे है। तो दो गो दिया था तो इसके लिए एक को मान लेते हैं P, एक को मान लेते हैं Q, ये वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसका परिणामी R लिखते थे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P का स्क्वायर जोड़ Q का स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर जोड़ Q का स्क्वायर जोड़ 2PQ कॉस थीटा, क्या होता है? 2PQ कॉस थीटा, ऐसा होता है। ये फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला बता दे। कभी आपको फार्मूला पूछे, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो कंडीशन होता है सेम यहाँ पर वही कंडीशन होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो वैल्यू है वह है 6, यहाँ का वैल्यू कितना 8, आपको पता है सामने वाला का वैल्यू कितना होगा 10, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो 10 न्यूटन इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आशा और उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो क्या करें, आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके।